करोड़पति बनाने वाली बात क्या एस्ट्रोलॉजी से संभव है? मैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से पहले खुद करोड़पति बना हूँ। कैसे बनेगा कोई करोड़पति? यदि आपको करोड़पति बनना है तो आपको 2 लाइफ में से एक लाइफ को चुनना पड़ेगा। सेल्फ डाउट जो है क्या ये भी रोकता है लोगों को? 100%। क्या ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, क्या ये कदम कदम पर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर चल रहे हैं? बिलियनियर्स हमेशा एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चले, मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चले। तो महा उपाय लिखवा देता हूँ। वर्क प्लेस क्या मैटर करता है? वर्क फ्रॉम होम हर आदमी के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। दिसंबर के महीने जाते जाते क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चलो जैसा भी था लेकिन 2025 ने आखिर में मजा करा दिया? जी जी ये पॉसिबल है क्या? जी। क्या हर एक तरीका एक ही काम करता है नजर उतारने का? देखिए, सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि नज़र लगाता कौन है। किसी बिल्डिंग को, किसी के घर को, किसी के बिजनेस को भी नजर लगती है क्या? नज़र इतनी बुरी चीज़ है, वह किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। ये पंच महाभूत योग क्या है, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? यदि आप चाहते हैं कि पंच महाभूत हमेशा आपकी कुंडली में एक्टिवेट रहें। किसी की कुंडली को देखकर आपने आज तक बताया या आप बता सकते हैं कि भाई इसके ऊपर तंत्र है या इसके ऊपर नजर लगी हुई है? मैं देखकर बता देता हूं कि आपके ऊपर इस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र किया हुआ है। इंसान बहुत परेशान है। किसी की जिंदगी में रिश्तों की कमी है, किसी की जिंदगी में पैसे की कमी है, कोई शरीर से बहुत परेशान है, तो किसी के घर के अंदर कलेश रहता है हमेशा। अब इसकी वजह क्या है, उन वजहों के बारे में शायद आप जानते हो या आप जानने के लिए किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, लेकिन उसका समाधान कितने लोग आपको बता पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और यही वजह है कि आज इन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर को हम पॉडकास्ट की सीट पर बुलाएं गेस्ट के तौर पर, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनके उपायों ने दुनिया को बदला हो। और जब मैं इस सर्च में गुजरा तो इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर्स पे मैंने एक एक करके देखना शुरू किया। बहुत सारे सजेशंस मेरे पास आए, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर मुझे मिले जिनकी एक लाइन मैंने सुनी, जिस लाइन से मैं शुरुआत भी करूंगा और वो लाइन भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे आपको मिलवा देता हूं। आचार्य लव भूषण जी हमारे साथ है। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे स्टूडियो में। बहुत बिजी स्केड्यूल आपका होता है। कल रात आपका आना हुआ, उसके बाद लगातार आपने कई अपॉइंटमेंट्स दिल्ली के अंदर की और उसके बाद हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो जी। मेरा सबसे पहले उस लाइन का मैं जिक्र कर देता हूँ जिसका भी मैं ऑडियंस को भी जिक्र कर रहा था। आपकी एक रील मैंने देखी, काफ़ी समय पहले भी देखी और कल भी मैंने देखी। उसमें आपने ये क्लेम किया कि दुनिया को करोड़पति बनाने के उपाय मैंने बताए, और मुझे लगता है आज से 2-2.5 साल पहले की वो बात है जब आपने वो वीडियो बनाई। और उस वीडियो में आप ये कह रहे हैं कि मैं पहले उन रेमेडीज से, उन एस्ट्रोलॉजी के उपायों से खुद करोड़पति बना एस्ट्रोलॉजी से, और उसके बाद मैंने दुनिया को उपाय बताए। ये बात बहुत कम लोग कहते हैं, इसीलिए मैंने आपसे इस बात के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक व्यूअर ये चाहता है कि भाई अच्छे से अच्छा पैसा हो, जितना पैसा हो उतना अच्छा। तो सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूं सर, करोड़पति बनाने वाली बात क्या एस्ट्रोलॉजी से संभव है कि एक गरीब आदमी जो गरीब के घर में पैदा हुआ वो करोड़पति बन जाए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी बनी ही इसलिए है कि आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अच्छा जी। एस्ट्रोलॉजी इसी बात में तो आपकी हेल्प करती है कि आपका कौन से काम में, आपको किस काम में समस्या आ रही है, और आपको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कौन सा काम करके आप उसमें आप सफलता पाना चाहते हैं। जैसे अब करोड़पति की बात करता हूँ, तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि आप गूगल पे जाइए और आप मेरी ITR चेक कीजिए कि मैं हर साल कितने रुपए की ITR भरता हूँ, कितने रुपए का GST भरता हूँ। लोग 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीने का कमाने की सोचते हैं, मैं 5 से 7 लाख रुपए महीने का GST भरता हूँ। और तो इस पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता जिसमें इसको ये लगे कि मेरे में कोई अहम आए। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से पहले खुद करोड़पति बना हूँ, और अब मैं लोगों की मदद करता हूँ कि मैं लोगों की मदद इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हर भारतीय करोड़पति बने, हर भारत के लोग पूरे विश्व में राज करें, भारत के लोग विश्व गुरु बने और विश्व गुरु बनकर लोगों पे राज करें। तो यह मेरी दिल की इच्छा है, और मेरी ये तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी की मदद से, जो हमारे सनातन धर्म की लिखी हुई है, जो हमारे ऋषियों की लिखी हुई है, जो हमारी साइंटिस्ट की लिखी हुई है, इसकी मदद से हम तमाम जिंदगी में वो सुख प्राप्त करें जो हम चाहते हैं। अच्छा, वैदिक काल में कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था। वो तो बीच में कुछ आक्रमण हुए, मुगल आए, अंग्रेज आए कि भारत की सोने की चिड़िया को नोचने का काम किया। यानी कि उस जमाने में एस्ट्रोलॉजी थी, समझ सबको थी, तो भारत जो था सोने की चिड़िया भी थी। आज के दौर में आप अगर मेरे व्यूअर्स को बताना चाहें तो एक कैसे वापस से करोड़पति बनने की जो बात आपने कही कि पूरा देश बने, ये आप चाहते हैं, तो कैसे बना जा सकता है? क्या किसी ग्रह को ठीक करके,
ग्रहों के योग को बना करके कैसे बनेगा कोई करोड़पति? देखिए, आपकी पहले तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यदि आपको करोड़पति बनना है तो आपको 2 लाइफ में से 1 लाइफ को चुनना पड़ेगा। अच्छा। बड़ा आदमी बनना है तो समस्याएं भी बड़ी होगी। एक आम आदमी इसलिए बड़ा नहीं बन पाता कि जैसे ही वो थोड़ी सी समस्या आ जाती है उसे घबरा जाता है। तो पहले तो आप अपनी मानसिकता ये रखिए कि बड़ा बनना है तो समस्याएं भी बड़ी होंगी, और जब बड़ा आदमी बनने के बाद पार्टी भी, जश्न भी बड़ा होगा। तो पहले तो आप अपनी मानसिकता चेंज कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि एक परफेक्ट आदमी, एक बड़ा आदमी परफेक्ट लोगों को हायर करता है जी। वो कभी नहीं कहता कि आर्किटेक्ट का काम भी मैं करूं, मैं कभी नहीं कहता कि इंटीरियर डिजाइनर का काम करूं। वो कहता है कि आप अपना अपना काम बांटिए और अपनी परफेक्टनेस से ही मुझे आगे बढ़ाइए। आपको मैं पैसा दूंगा सिर्फ इसलिए कि आपकी सर्विस को लेना है, लेकिन एक आम आदमी उलझा रहता है कि सारे काम मैं ही कर लूँ। हाँ, बात समझ में। वो कहता है कि ये भी, अरे आर्किटेक्ट का नक्शा बनाने की क्या ज़रूरत है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, वास्तु एक्सपर्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है। यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको लाइफ में बड़ी परेशानी भी उठानी पड़ेंगी, बड़े खर्चे भी उठाने पड़ेंगे, और बाद में जश्न भी बड़ा बनाएंगे। अच्छा, बीच में आपने एक बात का जिक्र किया था कि 2 जिंदगियों में से 1 जिंदगी चुननी पड़ेगी। मैं इस पॉइंट पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझना, आपने कहा कि बड़ा बनना है तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी, आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी। क्या ये एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करता है कि मेरी मानसिकता अगर सिर्फ एक जॉब करने की है, एक 9 to 5 मैं जॉब कर रहा हूँ, उसी में मैं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ, मैं करोड़पति के ख्वाब तो देख रहा हूँ लेकिन कर कुछ नहीं रहा, तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई हमारे ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कोई घर, कोई राशि, कोई नक्षत्र जिम्मेदार होता है? 100% आपकी मानसिकता आपका चंद्रमा ग्रह डिसाइड करता है। अच्छा। यदि चंद्रमा ग्रह आपके नीच के बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो आप शक्की स्वभाव के हो जाएंगे। आप हर किसी को शक की दृष्टि से देखते हैं, और यही चंद्रमा ग्रह आपके एक मजबूत ग्रहों के साथ में युति बनाएं, संबंध बनाएं, तो आपकी मानसिकता बड़ी हो जाएगी। तो यही आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आपकी मानसिकता को छोटी कर देते हैं, और यही आपकी मानसिकता को बड़ी कर देते हैं। या तो इन ग्रहों के साथ में झगड़ा करते रहो, या फिर एक बंद कमरे में इन ग्रहों के पास जाओ और इनके चरणों में गिर जाओ और दुनिया के सामने राज करो। तो ये डिसाइड अब आपको करना है कि आपको या तो दुनिया के सामने नाक रगड़नी है या एक बंद कमरे में इन ग्रहों के सामने नाक रगड़नी है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, आपने कहा कि लोग दुनिया पे शक करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स इससे रिलेट करेंगे, जो खुद पे शक करते हैं, सेल्फ डाउट की लाइफ जी रहे होते हैं कि भाई मैं कर पाऊंगा क्या, मैं करोड़पति बन पाऊंगा क्या, मैं घर से निकलूंगा तो मैं क्या, मेरी जॉब लग जाएगी क्या आज इंटरव्यू में। या सेल्फ डाउट जो है, ये खुद पे जो शक करने की है, क्या ये भी रोकता है लोगों को? 100%। यही तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब चंद्रमा ग्रह आपके खराब हो जाते हैं तो आपको इरिटेशन आती है, सेल्फ पे डाउट होना शुरू हो जाता है। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँगा कि सेल्फ पे डाउट किन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है, जिनका भी गुरु मकर राशि में बैठा हो। अच्छा। और या फिर गुरु 10th हाउस में बैठा हो, वह हमेशा अपने आप पे डाउट ही करते रहते हैं। वह हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश करते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि अभी मुझे और सीखने की ज़रूरत है, अभी मुझे और सीखने की ज़रूरत है। और यदि ऐसा करते रहते हैं और ज़िंदगी निकल जाती है और बाद में कहते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या रह गया, ज्ञान मेरे पास सारी दुनिया क्या है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाया। तो दुनिया की बातें कर देते हैं। तो आप यदि गुरु आपके 10th हाउस में है तो आपको परफेक्ट बनने की आप कोशिश, जितना परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे उतना आप नीचे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि आपने जिस बात का जिक्र किया, बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे होंगे। आप अपनी कुंडली चेक कर लीजिए कहाँ पर बैठा है गुरु। मैं तो एक घर आगे हूँ, 11वें भाव में बैठा हुआ है, इसलिए बच गया आपकी बात से। लेकिन बहुत सारे लोग रिलेट करें तो आप अपनी अपनी कुंडली चेक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। अच्छा, आपने एक बात का जिक्र किया था बीच में कि लोगों की 2 जिंदगी है, किसी एक में ही परफेक्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हो सकता है लोग भी इस बात का जिक्र करें कमेंट बॉक्स में। किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, जिंदगी में सब कुछ कमाया, नाम, शोहरत, पैसा सब कमाया, लेकिन जब घर के दरवाजे के अंदर आते हैं वहाँ पर कुछ खास इज्जत नहीं है, प्यार नहीं है। पिता का बेटी से, बेटी का पिता से, वाइफ का हस्बैंड से, माँ बाप का, वो एक रिलेशन जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड नहीं दिखता। क्या ये आपने जो 2 जिंदगी वाली बात कही, ये उससे रिलेट कर रहा है मेरा क्वेश्चन? देखिए, अभी आप एस्ट्रोलॉजी की मैं आपको बात बताता हूँ, कितना बड़ा ये हमारे साइंटिस्ट ने इस पर कितना अच्छा काम किया है। आप एस्ट्रोलॉजी का जो 10th हाउस है, ये आपके कर्म का कारक ग्रह है। अच्छा। और यहाँ पे मंगल ग्रह उच्च का होता है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दिखाता है। और मंगल ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे घर को दिखता है, चतुर्थ घर को दिखता है, जहाँ पर मंगल ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो इसका मतलब यदि प्रोफेशनल लाइफ आपकी अच्छी चल रही है तो घर का सुख अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ऐसे ही चतुर्थ घर में गुरु ग्रह उच्च के होते हैं, और जो अपनी 10वीं दृष्टि से
10वें घर को देखते हैं जहाँ पे गुरु ग्रह नीच के हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि अब आप अपने घर का सुख चाहते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और यदि आपको बड़ा बनना है तो आपको दोनों में से एक लाइफ को चुनना पड़ेगा, या तो पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी दोनों ज़िंदगी बहुत अच्छी चले, मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चले, मेरी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चले? तो मंगल और गुरु ग्रह को आपको ठीक करना पड़ेगा। Okay. मंगल और गुरु ग्रह को यदि आप ठीक कर लेते हैं तो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में आपका बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। और ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है। मैं इसके आपको एक जनरल जो आपको मैं एक इसके महा उपाय जनरल जी चीज़ है, बिल्कुल। मैं इसके आपको महा उपाय लिखवा देता हूँ जिससे आप अपने मंगल ग्रह को भी उचका कर पाएंगे और अपने गुरु ग्रह को भी उचका कर पाएंगे। ओके। आपको 10 लौंग लेने हैं, लौंग जिसे मंगल ग्रह से देखा जाता है, और आपको ऐसी ज़मीन में दबा कर आने हैं जहाँ पर सुनसान जगह की ज़मीन हो। अच्छा। मंगलवार के दिन जाइए, आप 10 लौंग लीजिए और किसी भी सुनसान जगह पे जाकर दबाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए कि आपका मंगल ग्रह है उचका हो जाएगा। और यदि आपको पर्सनल लाइफ भी अच्छी करनी है, आपको परिवार की लाइफ भी अच्छी करनी है, तो 4 किलो चने की दाल लीजिए जी। और चलते जल में यूं करके प्रवाहित कीजिए, क्योंकि चतुर्थ घर से चलता हुआ पानी देखा जाता है। जैसे ही आप चतुर्थ घर में गुरु ग्रह को पहुंचा देते हैं तो घर का सुख भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया में बहुत नाम कमाया है, जैसे अभी बहुत सारे लोगों का मैं जिक्र करूं, आपने जो बैलेंस वाली बात कही, जैसे अंबानी परिवार का मैं जिक्र करूं, ठीक है, बीच में शादियां हुई, लोगों के बड़े बड़े इवेंट्स हुए, हमने देखा कि परिवार में भी बहुत अच्छे संबंध हैं, भाई का भाई से, बच्चों का पिता माँ से, ये संबंध बहुत अच्छे रहे। और अगर प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए, उनका बिजनेस देखा जाए, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा है। तो क्या ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो होते हैं, क्या ये कदम कदम पर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर चल रहे हैं? मेरा सवाल है ये। 100%। आप एक बात बता दी, आज मुकेश अंबानी, मुकेश अडानी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत सारे जो देश जितने भी कंट्री के हेड हैं, तो ये जो बड़े बड़े व्यापार चलाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी के बिना एक कदम भी नहीं रखते हैं। अच्छा। ऐसा एक बहुत बड़े उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने अपनी बुक का नाम बताएंगे, उन्होंने एक किताब में भी लिखा था कि मिलियनर हो सकता है एस्ट्रोलॉजी का सहारा ले ना लें, लेकिन बिलियनर्स हमेशा एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं। अच्छा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बनी है कि आप किस लिए आए हैं और आपको करना क्या है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बड़े बड़े लोगों का आपने जिक्र किया, बड़े बड़े लोग जो फैक्ट्रीज खोलते हैं, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े ऑफिसेज खोलते हैं, क्या हर एक चीज़ जब सोच समझ के कर रहे हैं तो वो वहाँ का वास्तु भी देखते होंगे, वो वहाँ की एनर्जीज भी चेक करते होंगे, वो किस समय पर वहाँ पर प्रवेश करना है, किस वक्त पर वहाँ की नींव रखनी है, हर चीज़ चेक करते होंगे। तो ये तो आम आदमी भी कर रहा है। तो यहाँ आम आदमी लाख के सपने सोच रहा है, वहाँ वो करोड़ों से अरब बना रहे हैं, अरबपति हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात कि आपको ऊपर वाले से मांगना नहीं आता है। मैं हमेशा अपने हॉरोस्कोप में यही बताता हूँ कि आपका जो 11th हाउस है वो आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है। अच्छा। आप हम देखिए कि मैं जाता हूँ कि मैं लोगों से मांगता हूँ, भगवान से मांगिए, वो कहते हैं भगवान मुझे 1 लाख रुपये महीना देती है, तो भगवान 1 लाख रुपये महीना दे देता है। आप कहते हैं कि मुझे 5 लाख रुपये महीना चाहिए, तो सामने वाला 5 लाख रुपये महीना दे देता है। अरे कभी आपने 100 करोड़ रुपये मांगे हैं क्या ऊपर वाले से? आप क्यों, आपको लगता है कि इतना पोटेंशियल ही नहीं है? अरे भैया, ये जीरो आप लगाते हो, ऊपर वाले के पास हो ना जीरो है, उसने तो क्या कहना है, तथास्तु। आपको अपने घर, अपने हॉरोस्कोप के 11th हाउस में जो राशि बैठी हुई है उस दिशा में यदि आप अपना विजन बोर्ड बना के लगा देते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ति का देवता भी आपके साथ हो जाता है, आपकी इच्छाओं को पूरी करने में। देना ऊपर वाले ने, करना आपने। आज आप मुकेश अंबानी जी के साथ में बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा कि मुकेश अंबानी से ज़्यादा स्मार्ट तो मैं हूँ। आप आज अडानी के साथ में मीटिंग कर लीजिए, अडानी के साथ मीटिंग करने के बाद आपको लगेगा अडानी से ज़्यादा दिमाग तो मेरे में है। तो भैया, दिमाग से पैसा नहीं आता है, पैसा भाग्य से आता है। और पैसा, आप किसी मजदूर के साथ में बैठ जाइए तो आपको लगेगा मेरे से ज़्यादा मेहनत तो ये कर रहा है। सही बात आप कुली के साथ में बैठ जाइए तो आप कहेंगे मेरे से ज़्यादा मेहनत तो ये कर रहा है। तो भैया, आप दोनों आदमी के साथ बैठ के देख लीजिए, जो ज़्यादा मेहनत करता है और जो ज़्यादा पैसे कमाता है, तो आपको दोनों तरफ से लगेगा कि मैं इनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ या मेहनती हूँ, मैं इनसे ज़्यादा जान रहा हूँ चीज़ों का। आपने विजन बोर्ड का जिक्र किया, विजन बोर्ड के का कोई खास तरीका होता है, कोई खास समय होता है? या मुझे अगर मान लीजिए मुझे एक बड़ी सी लंबी सी गाड़ी चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, बंगला चाहिए, मैंने उसका फोटो लिया और आगे अपनी दीवार पर लगा दिया जहाँ मैं दिन में 10 बार नज़र डालूं, क्या इतना भर होता है या इससे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं, टेक्निकलिटीज़ होती हैं? कन्विक्शन। अच्छा। विजन बोर्ड में सबसे अच्छी जो भगवान के, यदि आप भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। तो यदि इसका मतलब आपका भगवान पर विश्वास है जी, तो ऐसे ही यदि आपका विजन बोर्ड लगाना ही ऐसे ही आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको उस पर विश्वास भी होना चाहिए। आप मान लीजिए आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, तो सबसे पहले कन्विक्शन रखिए कि
कि मर्सिडीज की कौन सी गाड़ी मेरे को चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। आप मर्सिडीज के शोरूम में जाइए, मर्सिडीज की उस फोटो के साथ में एक फ़ोटो खिंचवा कर आइए कि जो गाड़ी आप लेना चाहते हैं, फिर वही फ़ोटो जो मैं विजन बोर्ड बताता हूँ जी। वहाँ पर आप लगा दीजिए, और एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद वापस से उस मर्सिडीज के शोरूम पे जाना शुरू कर दीजिए। जब आप फीलिंग लेकर आएंगे कि मैं इस शोरूम पे जा रहा हूँ, गाड़ी मेरे पास है, और आप देखेंगे कि वह देवता जो आपकी 11th हाउस में बैठा है उसका काम ही यही है कि आपकी इच्छाओं को पूर्ति करना, तो ऐसे सरकमस्टांसिस वो बना देगा, ऐसे रास्ते आपके खोल देगा कि आपकी हर इच्छा वह पूरी होने लगेगी। अच्छा, यहाँ एक सवाल आता है जो मेरे मन में भी आया और व्यूअर्स के मन में भी आया होगा कि एक मर्सिडीज़ गाड़ी खरीदने के लिए मान लीजिए मैंने देख लिया कि मुझे मेबैक चाहिए, अब वो 2.5-3 करोड़ की आएगी। अब वो 2.5-3 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए मेरे अगर मान लीजिए किसी की महीने पूरे साल की इनकम जो है वो 10-12 लाख रुपए है, तो 2-2.5 करोड़ की गाड़ी खरीद पाएगा कि ये सब कर लेने से? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बात सोचनी है कि आप यदि ये सोच रहे हैं कि मेरी इनकम 10 लाख रुपए है जी। तो और आप एक 2 लाख रुपए की 10 लाख रुपए सालाना है जी। 1 लाख रुपए आपकी महीने की इनकम है, तो 2.5 लाख रुपए की गाड़ी कैसे खरीदेंगे? तो यह इसका मतलब है कि आपने अपने दिमाग की क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। आपने पहले ही यहाँ पे अपने क्या लगा दिया, कट लिमिटेशन लगा दी कि मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा और मैं ये हो ही नहीं पाऊंगा, तो विजन बोर्ड काम ही नहीं करेगा। अच्छा। तो ये चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। तो ये चीज़ें तभी काम करेगी जब आपकी कन्विक्शन पावर उसके साथ में मैच करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं अदरवाइज वो काम ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप खुद ही अपने आप से कन्विंस नहीं हो, और यह जो व्यक्ति अपने आप से कन्विंस नहीं होता तो यह आपका 8वां घर आपको ऐसा सोचने को मजबूर कर देता है। अच्छा। 8वां घर किसका है? कन्विक्शन का है। 8वां घर आपको ये विश्वास दिलाने का है कि मैं ये काम कर पाऊंगा या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। 8वां घर किसका है? 8वां घर दुख का है। 8वां घर आपको उस जगह पे लेके जाकर छोड़ देता है जहाँ पे आपको लगता है कि अब मैं सब कुछ, मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, इससे ज़्यादा पैसा मुझे करना ही क्या है, मैं 10 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, मुझे 20 लाख रुपये कमाना क्यों है? ये बातें कौन करता है? जिनका 8वां घर कमज़ोर होता है। अच्छा, जिनका 8वां घर कमज़ोर है उसमें सेल्फ डाउट, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो हमेशा खुद पर डाउट करेगा, खुद पर डाउट करेगा, क्योंकि उसका 8वां घर ही कमज़ोर है। बड़ा आदमी बनने की सोचेगा ही नहीं, वो एक हमेशा जैसा है जितना है उस पर ही संतोष करके रह जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ और मुझे समझनी है, आपने कहा कि 8वां घर अगर वीक है तो फिर ये बहुत हद तक पॉसिबल होगा कि वो इंसान जो है वो सेल्फ डाउट में रहेगा, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत वीक होगा। किसी का अगर ऐसा है, जो कि मुझे लगता है मेजॉरिटी में है, कैसे वो अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म करे, कैसे वो उन चीज़ों को एम्पावर करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए चीज़ों को? 8वां घर जो आपकी इनर पीस का है। इनर पीस का मतलब ऐसे जीव जंतु जो आप ज़मीन के नीचे रहते हैं। जी। ज़मीन के नीचे कौन रहता है? चूहे। ज़मीन के नीचे रहते चींटियाँ, सांप। जो लोग ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं, यदि आप उनको खाना खिलाना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आपका जो सेल्फ डाउट है वह मजबूत होगा। तो मैं यहाँ पे आपको आपको मैं एक मिश्रण बता देता हूँ। यदि यह मिश्रण आप चींटियों को खिलाना शुरू कर देंगे तो देखेंगे आपका सेल्फ कन्विक्शन कितना मजबूत हो जाएगा। आपको आटा भूनना है, आटा सेकना है, उसके अंदर कोकोनट की बर्फ़ी डालिए, चीनी, काले तिल, सफ़ेद तिल और थोड़ा सा सरसों का तेल के साथ साथ में खसखस, इन चीज़ों का मिश्रण मिला के यदि आप रोज़ चींटियों को डालना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सेल्फ डाउट, सेल्फ जो कन्विक्शन है वह बहुत तेज़ी से आपके फेवर में होने लगेगा, और अब आप आम आदमी के बारे में नहीं, एक बड़े आदमी के बारे में सोचने लगेंगे। अच्छा, अगर ये बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्वेरीज गूगल पे भी सर्च करते हैं, सेल्फ डाउट कैसे दूर करें जी। अब इन जो लोग ये सर्च करते हैं ना, उन लोगों को एक बहुत सही उपाय मिल गया होगा। मुझे लगता है ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डाउट तो सबके मन में, और सेल्फ डाउट सबके मन से खत्म होना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं वो जो हैं वो कैसे बिलियनियर बन जाते हैं। एक आम आदमी, मान लीजिए कि मैं इस स्टूडियो में बैठकर काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, क्या मुझे ये देखना चाहिए कि मुझे किस सीट पे बैठना है? क्या मुझे ये देखना चाहिए कि मुझे किस स्टूडियो में किस जगह पर बैठ के काम करना चाहिए? वर्क प्लेस क्या मैटर करता है किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के लिए? बिल्कुल काम करता है। यदि हम वास्तु के अनुसार देखेंगे, यदि आप वास्तु में 12 भाव हैं और वैसे ही 12 भाव हैं और उनको 8 जोन में बांटा गया है। ठीक है। यदि आप अपने हॉरोस्कोप के 8वें घर में जो राशि बैठी हुई है वहाँ बैठकर काम करेंगे तो आपके काम बनेंगे नहीं, आपको हमेशा नुकसान पे नुकसान होते रहेंगे। 12वें घर की राशि में यदि आप बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जो कमाते हैं वो सारा का सारा पैसा
रुकेगा ही नहीं, वह चला जाएगा, क्योंकि बार बार अगर खर्चों का भाव है, बार बार अगर एक्सपेंस का भाव है। आज हम इंडिया में जो वास्तु कर रहे हैं, वो आपको मालूम है हम कौन सा वास्तु कर रहे हैं? चाइना का वास्तु और चाइना का न्यूमरोलॉजी। आप देखिए ना कि आज भारत में, भारत की जो वैदिक जो पाराशरी एस्ट्रोलॉजी है वह तो फेमस नहीं हो रही, न्यूमरोलॉजी देखिए लोशो ग्रेड को फेमस किए जा रहे हैं। और वह आज एक बहुत ही मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट तो ये भी कह रहे जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक ही बात है। अरे भैया, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक ही बात कैसे है? यदि मैं 12 भावों की बात करता हूँ तो 12 भाव में एक भाव 30 डिग्री का है, और एक भाव के अंदर जो ग्रह हैं उसकी भी डिग्री होती है। फिर ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है, और उसका सब लोड कौन है, ये हम देखकर हम उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और जब भी आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो 9 नंबर्स की बात करते हैं। कोई नंबर का कोई डिग्री है क्या? वह उसका कोई लोड है क्या? उसका कोई स्वामी है क्या? न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र और मात्र 5 से 10% ही है। यह आपका फर्स्ट एड है। मैं ये नहीं कहता कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती। मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, हमने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से न्यूमरोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी रिसर्च की है, मैं आपको आपके न्यूमरोलॉजी नंबर देख के बता सकता हूँ कि आपकी कुंडली पितृ दोष होगा कि नहीं होगा, मातृ दोष होगा कि नहीं होगा, काल सर्प दोष होगा कि नहीं होगा, आपके फादर से बनेगी कि नहीं बनेगी। न्यूमरोलॉजी से आप बता देंगे काल सर्प दोष होगा कि नहीं होगा। और आप पूछ लीजिए कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में देख के बता दीजिए, यदि आपकी कुंडली में 2, 5, 8 नंबर नहीं हैं तो 90% आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा। और 90% का मतलब यह है कि या तो 100% जो आपके ग्रह हैं वह राहु और केतु के एक्सिस में बैठे होंगे, या फिर एकमात्र ग्रह ही उसके एक्सिस से बाहर होगा। आप चेक कर लीजिए, आपको और कमेंट बॉक्स में देखकर मुझे बताइएगा। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड है, कोविड के वजह से खासतौर पर शुरू हुआ, वर्क फ्रॉम होम। जी, तो वर्क फ्रॉम होम क्या सबको लिए बेहतर है? क्योंकि आप जब वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, आप किसी का घर कैसा है हमें नहीं पता, वास्तु के हिसाब से बना है नहीं बना है हमें नहीं पता, या घर के किस कोने में वो बैठ रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। तो क्या वर्क फ्रॉम होम उतना इफेक्टिव होता है? क्या हर किसी के लिए ठीक होता है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम हर आदमी के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। यदि चतुर्थ घर में 2 से या 2 से ज़्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहिए। और यदि आप इस कंडीशन में वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं तो आपको अपना टेबल मेज एक अलग कमरे में इस प्रकार से मेंटेन करना पड़ेगा जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस पजामे में घर के नाइट सूट में बैठे हैं और वहीं पे आपने काम करना शुरू कर दिया। तो आपको वैसे ही आपके ऑफिस में जाना पड़ेगा जैसे आप एक ऑफिस को मेंटेन करते हैं। यदि आपके चतुर्थ घर में 2 या 2 से ज़्यादा शत्रु ग्रह बैठे हैं तो ऐसे लोगों को घर का सुख भी नहीं मिलता है और घर से काम करने से भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। आपने कहा कि लोअर और टी शर्ट में बैठ कर जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका काम हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, और काम डिस्टर्ब रहेगा तो बॉस की चिक चिक भी होगी, आपके इंसेंटिव्स पे जो लोग हैं वो उनके इंसेंटिव्स भी नहीं आएंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट में भी दिक्कत आएगी। क्या हमारा पहनावा मैटर करता है? जैसे मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे कुर्ते और जैकेट में हैं, आप बहुत प्यारा शॉल भी डाला हुआ है, मैं एक शर्ट में बैठा हूँ, क्या कपड़े मैटर करते हैं किसी के प्रोफेशन के लिए? 100%। यहाँ पर कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि आपने महंगे सूट डाले हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो शुक्र ग्रह है वह आपके बिजनेस के हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 7वें घर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके जब भी आप प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आप अपने आप को मेंटेन करके जाइए। बहुत से लोग आप देखे होंगे कि उनके कपड़ों में सलवटें डली हुई हैं, वह कल वाला कपड़ा जो कल डाला है वही दोबारा से डालकर चले गए। यदि आपको कल वाला कपड़ा भी दोबारा डालना है तो आप उसको पहले आयरन कीजिए, प्रेस कीजिए, और प्रेस किया हुआ कपड़ा ही आपको डाल के जाना है। इसके पीछे मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक से आपको बताना चाहूँगा। शुक्र जिसे कपड़ से देखा जाता है और आयरन जिसे शनि महाराज जिसे देखा जाता है। शुक्र और शनि की जब जब युति होगी तब तब आपका व्यापार भी चलेगा और आपका काम भी बढ़ेगा। तो अपने कपड़ों को जब भी आपको दोबारा भी पहनना है तो आयरन करके पहनिए। और यदि आपको नाइट सूट भी दोबारा पहनना है या आपको मॉर्निंग सूट भी दोबारा पहनना है तो उसमें सलवटें नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें सलवटें होंगी तो आपका शनि भी खराब हो जाएगा और आपका शुक्र भी खराब हो जाएगा। बहुत अच्छा लॉजिक आज पहली बार समझ में आया कि शुक्र और शनि वाला कि कपड़ों पे प्रेस करते हैं और कपड़े अच्छे भी लगते हैं और उससे हमारी पर्सनैलिटी भी निकल कर आती है, बाहर आती है पर्सनैलिटी निकल के। मुझे लगता है सबको ये करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ। जब आपने कपड़ों का जिक्र किया कि सबको मिस्टर परफेक्ट बन के रहना चाहिए, परफेक्शनिस्ट बनकर रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में मिस्टर परफेक्ट है या मिस परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट है
और एक व्यक्ति जो एक लेथार्जिक तौर पे रहता है, ठीक है, लोअर पहन के निकल गए या कुछ भी लाइफ में चल रहा है, क्या ये ग्रहों के इम्पैक्ट की वजह से होता है? और इसे चेंज, अगर मान लीजिए कोई एक आलसी सा व्यक्ति है, कोई लेथार्जिक व्यक्ति है, वो मिस्टर परफेक्ट बनना चाहता है, तो क्या ग्रहों के चेंजेस से वो बन सकता है? कोई रेमेडीज हो उसके लिए? लथार्जिक वही व्यक्ति होता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा मंगल इकट्ठे बैठे हों। ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं, काम को रोज टालम टोल करने की कोशिश करते रहते हैं कि आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो ये तभी होता है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल की युति हो। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। तो आप चावल शुगर कोटेड चावल की खिल्लियाँ आती हैं, चावल शुगर कोटेड चावल की खिल्लियाँ, जिसे प्रसाद भी हम कहते हैं। हाँ, तो आप उनको चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चावल जो है वह चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है और शुगर जो कि मंगल ग्रह से देखा जाता है। यदि आप उसका वह चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए और मंगलवार के मंगलवार कम से कम भी 1.25 किलो, उसमें आप कहेंगे ना कि मैं 10 रुपये का ले लिया, 5 रुपये का ले लिया, तो वह काम उतना अच्छे से नहीं करेगा। 1.25 किलो खिल्लियों का प्रसाद यदि आप मंगलवार के मंगलवार बांटना चालू कर देते हैं, तभी भी आपके अंदर जो आलस्य के जो ग्रह हैं, चंद्रमा ग्रह मंगल, उनकी युति अब आपकी अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगी और यही आपका आलस्य भी दूर करेंगी और आप अपना कार्य अभी सोचेंगे और तुरंत उसे एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, साल 2025 के जून महीने में हम आखिर में रिकॉर्ड कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, हो सकता है जब ये रिलीज़ हो लोग देखें तो जुलाई या अगस्त का महीना हो। अब 2025 का बीता जो समय था ये बड़ा ही ख़राब लोगों के लिए गया। 6 महीने, कभी कहा गया पिशाच योग आ गया, कभी कहा गया भाई राहु जो है वो बहुत डरा रहा है, फिर मंगल केतु एक साथ आ गए। आने वाले 6 महीनों के बारे में आप क्या कहोगे? क्या मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि हो, आपके 6 महीने बढ़िया हैं या कुछ राशि वालों के लिए बढ़िया होंगे, कुछ के लिए नहीं होंगे? दिसंबर के महीने जाते जाते क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चलो जैसा भी था लेकिन 2025 ने आखिर में मज़ा करा दिया? जी, ये पॉसिबल है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं आने वाले जो 6 महीने हैं ये बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। बस उनको उनकी एम्प्लॉय से संबंधित परेशानी यहाँ पर आ सकती है। वह नेम एंड फेम भी कमाएंगे, वह पैसा भी कमाएंगे और राहु क्योंकि उनके 11th हाउस में से गोचर कर रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए आने वाला जो 6 महीना है बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं एक मेष राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ कि उन्हें पास के किसी भी ब्लाइंड के आश्रम में यदि वह शनिवार के शनिवार खाने का भोजन या फिर पंखे वहाँ पे लगवा देते हैं तो मेष राशि वालों को शनि से संबंधित समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह। अभी मैं बात करता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह जो बीते हुए 6 महीने हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज जी यहाँ पर उनके 11वें घर से गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह हैं वह उनके 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो यदि अभी तक आपने कोई नया काम नहीं शुरू किया है तो आप उसे शुरू कर सकते हैं और आने वाला जो समय है वह आपकी फेवर का रहने वाला है। और यहाँ पर आपको जो 1 या 2 समस्याओं का सामना ये करना पड़ सकता है कि केतु महाराज जी कहीं ना कहीं छठे घर से आपके चतुर्थ घर से आपके गोचर कर रहे हैं। तो आप यदि चलते हुए पानी में, वृषभ राशि वालों को बताना चाहूँगा कि आप यदि चलते हुए पानी में 4 नींबू प्रवाहित कर दें और इसके साथ साथ में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने पास के किसी भी धार्मिक स्थान पे वह जाएं और माँ काली के मंदिर में 11 नींबू की माला यदि वह चढ़ाकर आ जाते हैं तो घर से संबंधित समस्या भी उनको नहीं आएंगी। अब मैं बात करता हूँ मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर समस्या आ सकती है, क्योंकि जो राहु ग्रह है वह उनके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो जब भी राहु ग्रह 9th हाउस में गोचर करते हैं तो ये गुरु चंडाल योग बनाते हैं। तो यानी कि अपने ही लोग आपको धोखा दे दें, ऐसा अब आपके साथ में होने का योग है। गुरु किसी भी काम को बनाना और राहु का मतलब है उसमें विष घोल देना। गुरु आपकी सांसें हैं और राहु धुआं है। जब गुरु के घर में राहु ग्रह चले जाएंगे तो आपके ऑक्सीजन में क्या चलेगा? धुआं चला गया। तो अब यहाँ पे आपको गुरु को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी पास के धार्मिक स्थान की साफ़ सफाई करके आना शुरू करना पड़ेगा। मतलब कि मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूँ। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार के जाले लगे हुए हैं या फिर कोई धुआं जैसी चीज़ें हैं तो आप उन पर तुरंत वाइट वॉश कराइए, उनको साफ़ सुथरा कराइए और जाले घर पे नहीं लगने चाहिए। और मंदिर की या किसी भी धार्मिक स्थान की, अब यहाँ पे मंदिर कहने का मतलब है कोई भी धार्मिक स्थान या आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो किसी भी धार्मिक स्थान की आप सफाई करना शुरू कर दीजिए। अब मैं बात करता हूँ कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए भी थोड़ा सा समय परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि राहु अब आपके 8वें घर में है। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र की प्रक्रिया हो सकती है।
आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, आपको कोई आगे बढ़ता हुआ देखना आप सामने वालों को बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि राहु जब भी 8वें घर में होता है तो आपके अपने ही आपसे जलने लग जाते हैं, आपके अपने ही आपसे जो है कि कहीं ना कहीं उनको परेशानी होने लग जाती है, और यहाँ पर आपका अपना वही होगा जिसको आपके राज पता होंगे। तो कर्क राशि वालों को यहाँ पर विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा। तो मैं कर्क राशि वालों को एक विशेष उपाय यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप पास के किसी भी फ्यूनरल सेंटर में जाइए। फ्यूनरल सेंटर का मतलब जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर झाड़ू या क्लीनिंग के सामान को डोनेट करके आइए। और यदि आप ऐसा नहीं भी कर पा रही हैं तो ऐसे लोग जो गरीब लोग हैं, स्वीपर्स लोग हैं, उन्हें गैस चूल्हा डोनेट करके आइए। यहाँ पे गैस चूल्हे को, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे अकेले गैस से काम नहीं चलेगा, हम चूल्हे से काम नहीं चलेगा, सिलेंडर भी साथ में देना है, सिलेंडर भी साथ में होना चाहिए। और यहाँ सामने वाले गरीब आदमी का आप सिलेंडर रिफ़िल भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे एक आसान उपाय भी बता देता हूँ, आप किसी भी गरीब आदमी का आप यहाँ पे बिजली का बिल भी भर देते हैं, तभी भी राहु आपका यहाँ पे अच्छे इफेक्ट आपको देना शुरू कर देगा। अब मैं बात करता हूँ सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है, उन्हें खुश भी हो जाना चाहिए कि राहु उनका 7वें घर में है, लेकिन शनि अब उनके 8वें घर में है। शनि उनके 8वें घर में होगा तो उनको पैरों की समस्या आएगी, कमर में उनकी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है चलते चलते उनके पैर में का चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, चोट लग जाए, और यहाँ पर उनका बाथरूम में फिसलने से टेल बोन को भी नुकसान हो सकता है। ऐसा भी उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं योग दिख रहा है जी। तो यदि यहाँ पर मैं एक सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप काले उड़द का आटा लीजिए और काले उड़द के आटे को गूंद के उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उसकी रोटी बना लीजिए, और उस रोटी के आप 4 टुकड़े कर लीजिए। इसमें एक टुकड़ा अब आपको मछलियों को डालना है, जल में प्रवाह करना है, एक टुकड़ा आपको कुत्तों को खिलाना है, एक टुकड़ा आपको कौवों को खिलाना है, और चौथा टुकड़ा आपको किसी भी चौरस्ते में फेंक देना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ में जो एकदम से शनि से रिलेटेड समस्या आ रही है, घटनाएं जो आपने बताई वो घट रही हैं, अगर वह नहीं होंगी, रुक जाएंगी। वाह। अब मैं बात करता हूँ कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के बारे में यदि बात करूँ तो यहाँ पे राहु उनके 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं और शनि 7वें घर से गोचर कर रहे हैं। तो कन्या राशि वालों की हो जाएगी बल्ले बल्ले, क्योंकि शनि 7वें घर में बहुत ही उच्च के होते हैं और 6ठे घर में राहु भी यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। बस यहाँ पे इतनी सी बात है कि उनके लाइफ पार्टनर के साथ में या बिजनेस पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं संबंधों में तनातनी रह सकती है, वाद विवाद रह सकता है, लेकिन वो अपने घर घोड़ा बंगले में वो इन आने वाले 6 महीनों में कहीं ना कहीं विस्तार करेंगे या वृद्धि करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब उनका लाइफ पार्टनर के साथ में या बिजनेस पार्टनर के साथ में विवाद नहीं रहे तो शनि को शुक्र की सहायता पहुंचानी पड़ेगी। तो यहाँ पर यदि आप कौवों को दही या पनीर खिलाना शुरू कर देंगे, आप स्ट्रीट डॉग्स को, कुत्तों को पनीर खिलाना शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि दीदी आपके पार्टनर के साथ में एक उदासीन सा माहौल हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कन्या लगन वालों के लिए कि उनका पार्टनर उनके काम से दुखी होकर, उनकी बिजनेस से मतलब कि ज़्यादा काम करने की से परेशान होकर अपने मायके जाना या इस तरीके की परेशानी भी आ सकती है। तो आपके संबंधों में मधुरता बनी रहे तो कौवों को पनीर खिलाना या कुत्तों को पनीर खिलाना शुरू कीजिए। अब मैं बात करता हूँ तुला राशि वालों के बारे में। यदि तुला राशि वालों के लिए यहाँ पर जो राहु है वो 5म हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह यहाँ पर 6ठे घर से गोचर कर रहे हैं, तो अब आप किसी को मना नहीं कर पाएंगे, आप सामने वाले के लिए यस मैन बन जाएंगे। अब घर से तैयार होकर जाएंगे कि मैं सामने वाले को मना कर दूंगा, लेकिन अब आपके अंदर, क्योंकि शनि जब भी 6ठे घर में गोचर करते हैं तो जातक का नेचर कन्याओं जैसा हो जाता है, बच्चों जैसा हो जाता है। तो देखो ना, बच्चे को हम छोटा सा भी लालच देते हैं तो बच्चा आपकी बातों में आ जाता है। और राहु 5म ग्रह में गोचर करने से पितृ दोष भी यहाँ पर हो सकता है। तो हो सकता है कि रिश्तों में स्थायित्व न आए, रिश्तों में वह चीज़ें नहीं आए जो आप चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तुला राशि वालों के लिए यह आने वाले 6 महीने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रह सकते हैं। और यदि आप ये चाहते हैं कि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर में नहीं आए तो पास के किसी भी मंदिर में जाएं, किसी की धर्मशाला में या किसी भी आश्रम में जाएं, तो अपने जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए।
आप जूतों की देखिए, सेवा करनी जूतों है। की सेवा शुरू कर दीजिए। आप ओके। देखेंगे ना बहुत सारे गुरुद्वारों में हाँ, लोग हाँ। जूतों की पालिश करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि आप शनि ग्रह को आप कहीं ना कहीं ठीक कर रहे हैं। यदि आपके पास के धार्मिक स्थान में आप जूतों को पालिश नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ देखिए ना लोग, बहुत सारे लोग बाहर बाहर जूते रखे जाते हैं, जी। तो उनको व्यवस्थित करना शुरू कर दीजिए। ओके। और ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो जूठे बर्तनों को साफ़ करना शुरू कर दीजिए। किसी भी पास के आश्रम में जाइए तो जूठे बर्तनों को सेवा शुरू कर देंगे, तो ये इसके बुरे इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं कम हो जाएंगे आएंगे। या रुक और जाएंगे। यदि आप वैसे भी किसी को मना नहीं कर पाते हैं, हम्म। आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जैसे ही मैं सामने वाले के पास बैठता हूँ तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि जो बाली का दुष्प्रभाव अब आपकी कुंडली में दिख रहा है। तो बाली की कुंडली में क्या था, बाली क्या था कि जैसे वो किसी से युद्ध करने जाते थे तो सामने वाले का 50% जो आ बल जाता था उनके पास आ जाता था। तो मतलब क्या हुआ कि सामने वाले का तो 50% रह गया और मेरे पास 200% हो गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब अब आपकी कुंडली में बाली का उल्टा आपके साथ में है, तो आपका वो सामने वाले का, आपका बल कहाँ चला जाता है, सामने वाले के पास चला जाता है। तो और आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जब तक आप मंदिर में जूठे बर्तनों की सेवा या फिर जूते चप्पलों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सामने वाले को मना कर। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है कि वो यस मैन बने रहते हैं, Yes, किसी को ma'am, ना नहीं कह ना नहीं पाते। कह पाते हैं। तो ओके। ऐसा आपको करना होगा। जी। अब मैं बात करता हूँ मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी खूब आनंद आ हाँ, रहा नहीं, होगा। मैं बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुन भी रहा हूँ। हाँ, प्लीज। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पे राहु चतुर्थ घर से गोचर कर रहे हैं और शनि ग्रह पंचम घर से गोचर। अगेन यह पितृ दोष बना रहे हैं जी। और राहु यहाँ पर आपको आपके घर से दूर लेकर जाएंगे। और यदि आप यहाँ पे फिर वही गलती कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपको परेशानी आ सकती है। या तो अपने घर के पास में एक छोटा सा ऑफिस ले लीजिए, वहाँ पर बैठकर काम कीजिए। और यदि आपको घर पर ही काम करना है तो वेल मेंटेन्ड, वेल ड्रेस्ड होकर काम कीजिए। मैं वर्क फ्रॉम होम करने वालों को यहाँ पर एक अच्छा उपाय बताना चाहूँगा कि जब भी आप घर पर काम करते हैं तो घर से वैसे ही ड्रेसअप होकर निकलिए जैसे आप ऑफिस के निकल रहे हैं। एक 5 मिनट का एक राउंड लगा कर आइए और सीधा आकर इस प्रकार से आइए कि आप ऑफिस में बैठ रहे हैं। तो यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी दोष है, चतुर्थ घर में कहीं भी दोष है, तो वह दूर हो जाएगा। और ऐसे ही शाम को जब आप वापस जाएं तो पहले ऑफिस को पहले बाहर जाएं, फिर पहले घर में बाहर वापस जाएं आएं। और एक छोटा सा 5 मिनट का राउंड लगा के हैं और वापस आप घर पर एंटर करें। ऑफिस में बैठ कर आपको वैसे ही ऐसे नहीं बोलना, अरे मैडम जी खाना लेकर आइए, चाय दे दो। चाय दे दो। आपको इस तरीके का नेचर, इस तरीके का बिहेव नहीं करना है। यदि आपको ब्रेक लेना भी है तो आप अच्छे तरीके से लैपटॉप को, ऑफिस को, चीज़ें को करके, जैसे हम ऑफिस में उठते जैसे हैं और ऑफिस में जाते ब्रेक हैं, अपने लेते हैं, कैंटीन में जाते हैं, लंच करते हैं, लंच वापस करके आते हैं, तो वो उसी पूरा प्रकार आपको से रोल प्ले करना है। रोल प्ले करना है। जी। तभी आपको चतुर्थ घर में यदि कोई आपके शत्रु ग्रह बैठे हैं समस्या है तो वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसी यही सेम उपाय आप जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनको भी यहाँ पर करना है। अब मैं बात करता हूँ धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए जो राहु हैं वो 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं और शनि चतुर्थ घर से गोचर कर रहे हैं। ओके। अब यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए क्या समस्या होगी, जैसे ही वो घर के बाहर रहेंगे तो वो बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन जैसे ही वो घर पर आएंगे तो उन्हें आलस आएगा। अच्छा। क्योंकि शनि महाराज जी आलस का कारक भी हैं, दुख का कारक भी हैं, चीज़ों को डिले करने का कारक भी हैं। तो जैसे ही घर पर आएंगे तो उनसे कोई काम नहीं होगा, तो उन बेड में रखा और ऐसे उन्हें लगेगा कि झपकी आ रही चीज़, वाइफ बोलेगी, मिसेज बोलेगी, बच्चे बोलेंगी। तो घर के बाहर तो खूब काम करते हो, जैसे ही घर पर आ जाते हो आपको पता नहीं शाम सूंघ जाता है आपने अक्सर ऐसे बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। ऐसा आपने सूंघा होगा, तो ऐसे सोना भी होगा। तो वो भी जातक भी बोलता है कि सर मैं बाहर तो बहुत एक्टिव रहता हूँ, लेकिन जैसे ही घर पर आता हूँ तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता है, मैं एकदम शरीर ही नहीं काम करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी कर्क राशि में या फिर चतुर्थ हाउस में शनि महाराज जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए और दोनों के लिए मैं एक ही उपाय आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर चलते हुए जल में उड़द के आटे की गोलियाँ बनानी है। उड़द के आटे की गोलियाँ बनानी है और उन्हें आपको चलते हुए पानी में डालना है। यदि चलता हुआ पानी आपके पास नहीं है तो आप रुके हुए पानी में या फिर जहाँ पर मछलियाँ हों वहाँ पर भी डाल देंगे, तो आपको आलस भी नहीं आएगा और आपकी धनु राशि का यह उपाय भी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों के लिए यह जो लास्ट के 6 महीने हैं ये उनके लिए भी बल्ले बल्ले
करने वाले हैं। अच्छा। तो मकर राशि देखिए विजय माल्या जी की भी है, जी। और अभी देखिए विजय माल्या जी की घर वापसी भी हुई है, और बिल्कुल। उन्होंने अपने बैंकों का लोन भी बिल्कुल। चुका दिया है। तो मकर राशि वालों के लिए यह गोचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा, जो लास्ट के जो 6 साल हैं, 2025 के जो 6 साल हैं, 6 महीने हैं, जी। सॉरी 2025 के जो लास्ट के जो 6 महीने हैं जी। वह बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ओके। कुछ राहु उनके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं, जी। और शनि थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यह उनको हर प्रकार से हर चीज़ फायदा पर देने वाला फायदा और देने इसका वाला जीता है। जाता एग्जाम्पल तो विजय माल्या साहब विजय हैं ही। माल्या जी हैं, तो उनकी जी। भी मकर राशि हैं, तो उनको बिल्कुल। आप उनको देख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक पॉडकास्ट भी किया है जी। जिसमें उन्होंने बोला कि मैं चोर नहीं नहीं हूँ। तो यहाँ पे उनके आपके मुख से ऐसी बातें भी निकल सकती हैं, ऐसे वर्ड्स भी निकल सकते हैं जो आपको नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि जब भी राहु सेकंड हाउस में होता है, जी। जैसे आप राहुल गांधी जी के जी। देखिए, राहु सेकंड हाउस में है, जी। तो ऐसे लोग जानने अनजाने में हवा में बातें कर देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, फैक्टफुल बातें नहीं जी। बोल देते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसी बातें आपके मुंह से ना निकले, जी। तो आपको सेकंड हाउस का मतलब है बड़बोला नहीं होना है, बड़ बोला आपको नहीं होना है। जी। तो यहाँ पे इसका मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ। यहाँ पर आपको सेकंड हाउस का मतलब है आपकी वाणी पे कंट्रोल करना जी। है, आपको अपनी चीज़ों पे। तो आपको जब भी आपको लगे, आपको राहु अब यहाँ पे बुध की सहायता आपको लेके चल रही है, तो आने वाले 6 महीने आपको अपने मुंह में एक इलायची का दाना हमेशा रखना है। अच्छा। तो क्योंकि राहु जो है बुध ग्रह से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। और आप देखेंगे कि राहु बुध की दोनों राशियों में उच्च के भी होते हैं, मिथुन राशि में भी और कन्या राशि में। अच्छा। यदि आप इलायची का एक दाना अपने मुंह में रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह से कुछ चीज़ें अच्छी निकलेंगी और वह बुध ग्रह आपको कंट्रोल करेगा, आपकी वाणी में भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि बुध ग्रह आपकी कम्युनिकेशन का भी कारक प्लेनेट है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कुंभ की राशि के बारे में। कुंभ की राशि में यहाँ पर थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको येन केन परकेन आगे बढ़ना है। तो समस्या के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा कि अब आप गलत और सही का फैसला नहीं करेंगे, बस अब आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, चाहे उसका रास्ता कोई भी हो। समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि इनके लिए कोई परेशानी है। तो कुंभ की राशि एक अपने, यदि मैं 12 राशियों में बात करूं, तो सबसे जो लाभ की राशि है, इच्छा पूर्ति की राशि है, वह कुंभ की राशि है। अच्छा। तो यह उनके लिए अच्छा है। अब आपको सोचना नहीं है, गलत और सही का फैसला नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है। जब भी आप गलत और सही के तराजू में चले गए, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ के डिसीजन आपके फेवर में ना रहें। अब आपको बस और बस, क्योंकि यह समय अब आपके लिए है, और आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि राहु ग्रह एक राजा कर रहे हैं और वो आपके लग्न में से गोचर कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी यदि आप वह नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा उपाय बता देता हूं। आप अपने सर पे कैप लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लग्न में सूर्य ग्रह उच्च के होते हैं, और वहाँ से जब भी राहु ग्रह गोचर करते हैं तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अच्छा। तो आप जब भी किसी भी काम को, कभी भी आप घर से निकलें, तो सूर्य की किरण आपके माथे पे नहीं पड़नी चाहिए। आप चेहरे पे चश्मा लगाना शुरू करें, और सर को आप कैप लगाना शुरू करें, जिससे कि आपके चेहरे पर सूर्य की किरणें ना पड़े। तो आपकी जो कन्विक्शन पावर है वह बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप लोगों को भी कैप और काला चश्मे बांट सकते हैं। जी। अब मैं बात करता हूँ मीन राशि के बारे में। जो मीन राशि वाले होते हैं वो बड़ा इंतजार करते हैं, सारी राशि सुननी पड़ती है उन्हें। मीन राशि की मोक्ष की राशि कहा गया है। यदि 12 राशियों में सबसे ज़्यादा दुख और पीड़ा झेलनी पड़ती है, वह मीन राशि वालों को झेलनी पड़ती है। वैसे भी उनका नंबर लास्ट में आ रहा है, और भाग्य के मामले में भी उनको व्यय की राशि कहा गया है। क्योंकि जो भी आश्रम हैं, जितने भी बाल वृद्धाश्रम हैं, बच्चों के आश्रम हैं, जिनके सब अपने खत्म हो गए हैं, अभी तो लोग आश्रम में जाते हैं, तो ऐसी मीन की राशि को भी कहा जाता है। तो पहले तो मैं मीन की राशि को एक उपाय बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास आता रहे, तो SIP शुरू कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ठीक है। पैसों को किस्तों में जोड़ना चालू कीजिए। और आश्रम, कोई भी एक आश्रम पकड़ लीजिए, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे बच्चों का आश्रम हो, चाहे वो कुष्ठ का आश्रम हो, अपनी इनकम का एक हिस्सा आश्रम में डोनेट करते रहिए। और यदि आप आश्रम में डोनेट नहीं करेंगे, तो आश्रम आपसे ले जाएगा। पहले ही आप आश्रम के पास चले जाइए, या फिर आश्रम को अपने पास में ना बुलाइए। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी 12 राशियों की आपने हाल भी बताया, और आपने ये भी बताया कि कौन कौन सा किसको उपाय करना है। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने नोटिस की कि 12 की 12 राशियों के जो उपाय आपने बताए वो इतने सिंपल हैं और इतने अच्छे हैं कि आपका समाधान भी मिलेगा और आपके कर्म भी अच्छे हो जाएंगे। कहते हैं ना कि अच्छा कर्म करो तो अगला जन्म अच्छा होगा। तो ये जन्म भी अच्छा हो जाएगा और अगले जन्म के भी आप सेविंग्स कर लेंगे उन अच्छे कर्मों से। चलिए, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था, और
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया होगा अपनी लाइफ को और अपने बारे में सुना होगा। अब मैं थोड़ा सा कुछ और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक होता है नज़र उतारना किसी की, या घरों में हम बच्चों की नज़र उतारते हैं। जब बच्चा होता है 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल, तो बहुत नज़र उतारी जाती है। क्योंकि हाल ही में मेरी बेटी भी हुई, तो घर में मैंने बहुत देखा ये कल्चर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि नज़र उतारने की जब बात आती है, पहले तो नज़र लगती कैसे और उतरती कैसे, ये आप समझाना। दूसरे नंबर पर मैं ये समझना चाहता हूँ, कोई कहता है रुई की बत्ती से आप तेल, सरसों का तेल की, उससे नज़र उतारिए। कोई कहता है सरसों के दाने से उतारिए, कोई कहता है फिटकरी से उतारिए, कोई और उपाय समझाता है, कोई कहता है लाल मिर्च ले लो और गैस पर रख दो। इतने सारे तरीके, क्या हर एक तरीका एक ही काम करता है नज़र उतारने का, या ये अलग अलग तरीके हैं? तो इसमें से बेस्ट कौन सा रास्ता होगा? देखिए, सबसे पहले तो समझने की कोशिश कीजिए कि नज़र लगाता कौन है और नज़र उतारता कौन है। जी। नज़र जिसे कहा सम्मोहन कहा गया है, जी। वह चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है। ओके। एक बार चंद्रमा ग्रह ने जो गुरु ग्रह की पत्नी थी उमा, उनको अपने सम्मोहन से अपने वश में कर लिया था। अच्छा। जिनमें उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और वह उठकर चंद्रमा जी के साथ में चली गई और उन्होंने चंद्रमा जी के साथ में कुछ दिन और रात वहाँ पे व्यतीत की। जी। जब गुरु ग्रह अपनी तपस्या से लौटकर वापस आए, तब उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी धर्मपत्नी, मेरे ही सबसे अच्छे मित्र चंद्रमा के पास चली गई है। तब उन्होंने उनसे कहा कि मेरी पत्नी को आप वापस करें, तो चंद्रमा ग्रह ने मना कर दिया। तब सभी ग्रह मिलकर उन्होंने शनि महाराज जी को पकड़ा। शनि महाराज जी को रिक्वेस्ट की कि आप जाइए और चंद्रमा ग्रह से ने छुड़ा के लेकर आइए। अब शनि महाराज जी की नज़र, जिसे भगवान शिव भी नहीं बच पाए थे जी, तो वह जैसे ही चंद्रमा के उन्होंने, क्योंकि सम्मोहन जो तोड़ता है, जो आपकी नज़र तोड़ता है, वह कौन तोड़ेगा? शनि महाराज तोड़ेंगे। क्योंकि अभी आपने मुझे ऑफ द लाइन भी बताया था कि जैसे मेरी बच्ची बीमार हुई तो मैंने सरसों के तेल की बाती ली और घर के बाहर जला दी। तो मैं आपको पहले इस तरीका, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ नज़र उतारने का, कि आपको एक सरसों के तेल का बाती लेना है। आपका शनि महाराज अच्छे हो चाहे खराब हो, और सरसों के तेल की बाती लीजिए और बच्चे के ऊपर से या किसी के ऊपर से आप 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और उसे घर के बाहर जाके जलाना है। गलती मत कीजिएगा भी घर के अंदर जलाना है। यदि वहाँ पर सरसों, यदि जो वह लो है वह एकदम से तेज हो जाए और वहाँ पे पट पट की आवाज़ आने लग जाए, तो आप ये समझ लेना कि आपके ऊपर नज़र है। और यदि वह सिंपल तरीके से ही जले तो आप ये समझ लेना कि अब आपके ऊपर नज़र नहीं है। तो सबसे पहले तो नज़र कौन उतारता है? शनि महाराज जी उतारते हैं। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे समझ नज़र और तंत्र क्रिया। नज़र का मतलब ये है कि आप कभी कभी व्यक्ति की खुद की नज़र भी लग जाती है, कभी अपनों की भी नज़र लग जाती है। तो जब भी आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता है जो आपको देखकर तारीफ़ कर देता है, तो और आपको उसको ऐसा लगता है कि उसके मन में ऐसा हो गया कि यहाँ पे मैं क्यों आया, तो जैसे ही वह आपके घर से बाहर निकले तो उनके पैरों की, जहाँ पे आप पास रहे, तो उनके पैरों की मिट्टी लीजिए और अपने माथे पे लगा लीजिए। अच्छा। तो यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो वह आपके बारे में कुछ भी बोल कर गया है या फिर कुछ भी ऐसा सोच कर गया है, तो उसका प्रभाव अब आपके ऊपर नहीं होगा। नज़र उतारने का मैं सबसे एक प्रभावशाली तरीका भी आपको मैं और बता देता हूँ। आप अपने घर की दहलीज पर खड़े हो जाइए। घर की दहलीज, वही आपको नज़र, बिल्कुल वहीं से ही नज़र आपकी एंटर करती है। तो आप अपने घर की दहलीज पर खड़े हो जाइए और वहाँ पर 5 से 6 चीज़ें आपको लेनी है, जिसमें कपूर, काली मिर्च, लहसुन की कलम, थोड़ा सा प्याज का छिलका, फिटकरी और लौंग, क्योंकि लौंग मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक भी आप ले सकते हैं। अच्छा। आप इन 7 चीज़ों को लीजिए और दहलीज के ऊपर खड़े होकर आपको इस तरीके से करना है कि नज़र मेरे घर से दूर जाए। आपको इस तरीके से अपने उतारना है कि नज़र आपको जितनी भी नेगेटिविटी है मेरे घर से दूर जाए, मेरे घर से दूर जाए। आप सामने वाले को बोलिए, आप खुद खड़े होइए, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को लीजिए और उसको बोलिए कि बिना चुपचाप, बिना किसी से बात किए, वह जो 6 से 7 चीज़ें हैं आपने चाहे मुट्ठी में ली हैं, चाहे किसी बर्तन में ली हैं, तो आप किसी पास के कूड़ादान में फेंक दीजिए। तो आपकी नज़र है वह आपसे दूर हो जाएगी और आप अपने आप को एकदम रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, किसी इंसान को नज़र लगती है, बच्चों को नज़र लगती है, ये तो मैंने सुना था। किसी बिल्डिंग को, किसी के घर को, किसी के बिजनेस को भी नज़र लगती है क्या? नज़र इतनी बुरी चीज़ है, वह किसी को भी इफेक्ट कर सकती है। अच्छा। तो नज़र नेगेटिव एनर्जीज़ हैं,
जब आपके घर में या आपके व्यक्ति के ऊपर वास कर सकती हैं। क्योंकि जब अच्छी एनर्जी है जी। तो क्या बुरी एनर्जी नहीं होंगी? बिल्कुल। तो अच्छी एनर्जी जितनी है उतनी ही बुरी एनर्जीज भी हैं। क्योंकि यदि 9 ग्रहों में से मैं बात करता हूँ तो 4 तो देवता प्लेनेट हैं और जी। 4 दानव प्लेनेट हैं। जी। उसी प्रकार से यदि हम वास्तु की बात करते हैं तो इसमें 33 देवता प्लेनेट हैं और 12 दानव प्लेनेट भी हैं। अच्छा। और वो 12 दानव प्लेनेट चाहते हैं कि मैं आपके घर से ना निकलूं, मैं आपके घर में वास करके बैठ जाऊं, क्योंकि उन्हें वह आपके देवता प्लेनेट की एनर्जी को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी के माध्यम से बताना जी। चाहूँगा। एक बहुत पुरानी बात है कि लोग उपाय तो बहुत करते हैं लेकिन अपना ओरा क्लीनिंग नहीं करते, अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर नहीं करते। जी। जब तक आपका गिलास भरा हुआ है आप उसे खाली नहीं करेंगे तो आप उसमें नया पानी कैसे भरेंगे? तो सबसे पहले आपको ओरा क्लीन करना है। जी। मैं एक बहुत पुरानी कहानी आपको जी, एक बिल्कुल। माध्यम से बताना चाहूँगा प्लीज़। कि एक गांव की बात है। एक कुत्ता किसी कुएं में गिर के मर गया। अब कुआं कुत्ते में मर गया तो उसकी स्मेल आने लगी, तो लोगों ने उसका पानी पीना बंद कर दिया। तो लोगों ने अब वहाँ पे हाहाकार मच गया कि पानी कैसे पिए, पानी की बदबू आ रही है। तो लोगों ने दूर दूर जाकर लोगों से उपाय पूछना शुरू कर दिया, मंत्र यज्ञ करने शुरू कर दिए, मंत्र करने शुरू कर दिए। तो उसके बावजूद भी वह जो पानी था कुएं की बदबूदार का बदबूदार ही रहा। जी। तो एक बहुत अच्छे वास्तुकार को, एक बहुत अच्छे विद्वान को वहाँ बुलाया गया। तो उन्होंने बोला कि देखिए इतने उपाय करने के बावजूद भी यहाँ की दुर्गंध नहीं जा रही है। तो उन्होंने उसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से कहा, उन्होंने अपने माथे पे हाथ मारा और कहा कि जब तक आप उस कुत्ते को बाहर नहीं निकालेंगे, पानी को चेंज नहीं, पहले पानी को खाली नहीं करेंगे और उसकी शुद्धिकरण नहीं करेंगे, तब तक आप ये पानी साफ़ हो ही नहीं सकता, आप कितने भी उपाय कर लीजिए। तो आपको अपने उपाय से करने से पहले अपना ओरा क्लीनिंग करना पड़ेगा, आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी दूर करनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप लाख उपाय करते रहिए, काम ही नहीं करेंगे। आपने कहा कि ओरा क्लीनिंग कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। कोई भी इंसान अपने ओरा को क्लीन कैसे करे? देखिए इसके अंदर हमारे एस्ट्रोलॉजी में इसकी बहुत सारी विधियाँ बताई गई हैं। एक बहुत ही आसान और एक अच्छी विधि मैं आपको बताता हूँ कि आपको 9 ग्रहों की औषधियों से स्नान करना चाहिए। अच्छा। यदि आप 9 ग्रहों की औषधियों से स्नान कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी बैड एनर्जीज इफेक्ट ही नहीं कर पाएगी और वह आपके ऊपर आक्रमण भी नहीं कर पाएगी। तो वह 9 जो धान्य औषधि हैं वे क्या क्या हैं? जैसे सूर्य ग्रह का मतलब है गेहूँ। अच्छा। चंद्रमा का मतलब है चावल, मंगल का मतलब है लौंग, बुध ग्रह का मतलब है इलायची, गुरु का मतलब हल्दी की गांठ, शुक्र का मतलब है थोड़ी सी मिश्री, धागे वाली मिश्री, शनि का मतलब है काले उड़द आप ले सकते हैं, और राहु का मतलब है थोड़ा सा अब यहाँ पे जौ, और केतु का मतलब नींबू या फिर काले तिल, सफ़ेद तिल। आप इन सब को धान्य को मिश्रित कर लीजिए और एक छोटी सी पोटली बना लीजिए, और नहाने से पहले आप इस पोटली को किसी भी बर्तन में रख लीजिए और वह जल अपने ऊपर डाल लीजिए। तो 9 औषधियों से यदि आप रोज स्नान करना शुरू कर देते हैं तो कोई भी तंत्र मंत्र और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका ऑरा क्लीन हो गया है। और ऑरा क्लीन हो गया है। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैंने बहुत सुनी है, पंच महाभूत योग होता है एक। ये पंच महाभूत योग क्या है, हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? जो ये पंच महाभूत योग हैं, ये जो हमारी कुंडली के 5 ऐसे ग्रह हैं जो 5 तत्वों का निर्माण करते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि मिलकर ये पंच महाभूत बनाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पंच महाभूत हमेशा आपकी कुंडली में एक्टिवेट रहें तो 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स लीजिए जो 5 ग्रहों को डिनोट करते हैं, और उनको गरीब लोगों को खिलाना शुरू कर दीजिए। जितना आप चाहेंगे उतना पैसा आप इस ब्रह्मांड से ले लेंगे। तो वह 5 जो ड्राई फ्रूट्स हैं वे क्या कौन कौन से हैं? काजू, किशमिश, बादाम, छुआरे और इलायची। तो ये 5 ड्राई फ्रूट लीजिए और लोगों को खिलाना शुरू कर दीजिए। पैसा आपके पास भी आएगा और पैसा आपके परिवार के पास भी आएगा। अच्छा, एक आखिर में मैं चीज़ और पूछूंगा आपसे, क्या किसी के कुंडली को देखकर, या आपके पास तो बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, किसी की कुंडली को देखकर आपने आज तक बताया या आप बता सकते हैं कि भाई इसके ऊपर तंत्र है या इसके ऊपर नज़र लगी हुई है? प्रश्न कुंडली। अच्छा। हम जैसे ही कोई जातक आता है हम उसकी प्रश्न कुंडली बनाकर देखते हैं। और यदि वहाँ पे 8वें भाव में जो ग्रह आता है मैं देखकर बता देता हूँ कि आपके ऊपर इस व्यक्ति ने तंत्र मंत्र किया हुआ है। यदि वहाँ पर राहु ग्रह आ जाता है 8वें घर में तो इसका मतलब 100% आपके ऊपर एक बड़ा तंत्र किया गया है और आपको मारने तक की भी प्रक्रिया वहाँ पर की गई है। यदि वहाँ पर शनि ग्रह आ गया है तो आपके काम को बाधा क्या है। अब आपका काम चलेगा ही नहीं। यदि वहाँ पर शुक्र ग्रह आ जाते हैं तो इसका मतलब कोई फीमेल, आपके ही घर की कोई फीमेल, आपकी भाभी हो सकती हैं, देवरानी हो सकती हैं, जेठानी हो सकती हैं, वह आपके पीछे पड़ी हुई हैं। और यदि घर में 8वें घर में
चंद्रमा ग्रह आ जाए तो इसका मतलब है कोई आपकी ऐसी फीमेल जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, जी तो मतलब वो आपकी चाची ताई ऐसी भी हो सकती हैं, तो वह आपके पीछे पड़े हुए हैं। और यदि वहाँ पे 8वें घर में सूर्य आ जाए तो इसका मतलब है कोई पड़ोसी आपके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया हुआ है, उसने आपके ऊपर कुछ चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं। और यदि 8वें घर में बुध आ जाए तो आपकी बहन बुआ मासी में से कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और वह नहीं चाहती आपके पीछे पड़ जाएं। और यदि 8वें घर में गुरु ग्रह आ जाए तो इसका मतलब है कि जाने अनजाने में आपने किसी धर्म के अपने ही धर्म की चीज़ें खराब कर रखी हैं और आपके अपने ही देवता, आपके कुल के देवता अब आपके नाराज पीछे पड़े हुए और नाराज हुए पड़े हैं। तो हम इसको प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई मान लीजिए किसी घर का कोई सदस्य है और वो गलत तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो वो लोग ये सोचते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोगों का आते हैं कि भाई कोई बताओ जो हमें बता दें कि भाई ये तंत्र है क्या है, किसने किया। आपने तो ये भी बता दिया कि तंत्र है कि नहीं है ये भी पता लग जाएगा, और किसने किया होगा वो संभावित जो नाम हो सकते हैं वो भी बता दिए जा सकते हैं। तो कुंडली इतना कुछ बता सकती है, खुद में बहुत बड़ी बात है। तो जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पर आखिर में आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद ही था करोड़पति वाली बात जो मैंने आपसे करी थी। एक आखिर में एक ऐसा उपाय बताइए जो व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हैं, खासकर यूथ जो हमारा 20-21 साल 22 साल से शुरू होते हैं और लगभग 40-45 की एज जो रहती है, इस एज के लोग सबसे ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। उन्हें घर भी बनाना है, उन्हें बड़ी गाड़ी भी लेनी है, उन्हें बैंक बैलेंस भी बनाना है, SIP म्यूचुअल फंड बहुत सारी चीज़ों में उन्हें जाना होता है, बट सबके लिए चाहिए पैसा। तो पैसा कैसे अट्रैक्ट हो कि मैं कोशिश करूं 2 लाख रुपए के लिए, आए मेरे पास 10 लाख। यदि आपको पैसा, लग्जरी, माल ये चीज़ें चाहिए तो वृश्चिक की 2 राशियां यानी कि वृषभ और तुला। अच्छा। वृषभ मैंने नंदी जी। और तुला मैंने गाय जी। तो आप गाय को और नंदी को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, उनको पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे पैसा एक तरफ से नहीं, पैसा और लग्जरी आपके पास चारों तरफ से आ रहा है, आने लगेगी। अच्छा, कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी उठाते हैं और सोना बन जाता है, तो मुझे लगता है जो आप उपाय बता रहे हैं उससे वही वाली स्थिति होगी, काम मिट्टी का किया था बन गया सोना। मिट्टी वृषभ राशि देखी जाती है और सोना जिसे कि गुरु ग्रह से देखा जाता है। और यदि आप कहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ को मिट्टी को हाथ लगाऊं वह सोना बन जाए तो वृषभ राशि में गुरु ग्रह को पहुंचा दीजिए। आप जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वह आपका सोना बन जाएगा। और कैसे पहुंचेगा वृषभ ग्रह में गुरु? आप बेसन का चूरमा लीजिए। अच्छा। बेसन का चूरमा समझते हैं, जैसे बेसन की बर्फी देसी घी में बनी हुई, यदि आप उनको हाथों से मसल कर चींटी को खिलाना शुरू कर दीजिए, चूरा बन के आप चींटी को खिलाना शुरू कर दीजिए, तो आपका गुरु ग्रह है वृषभ यानी कि मिट्टी में पहुंच जाएगा और वहाँ के जीव जंतु जैसे ही खाएंगे आप किसी भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वह सोना बन जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य लवभूषण जी, मेरे साथ आप यहाँ पर विराजे और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बात की है। देखिए, क्रेडिबिलिटी जिसकी होती है उससे लोग सुनना भी चाहते हैं चीज़ों को और वो विश्वास भी करते हैं, क्योंकि पॉडकास्ट के दौर में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन लोग कन्फ्यूज इस बात में कि ये वाली बात सही है कि वो वाली बात सही है। एक क्रेडिबल चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर क्रेडिबल एस्ट्रोलॉजर्स में से एक है, वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने आज तक पैसा अट्रैक्ट करने के लिए उपाय किए हैं? अगर किए हैं तो क्या उससे आपको फ़ायदा हुआ है? क्या आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें अगर आपको भी करनी है तो आप इन उपायों को ज़रूर करिएगा। और अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो सर तो हैं ही, आचार्य जी तो हैं ही, आप इनके पास जा सकते हैं। मैं भी आपके पास बहुत जल्द आऊँगा अपनी कुंडली दिखाने के लिए। तो धन्यवाद आज के लिए, आप आए स्टूडियो में और बहुत सारी चीज़ों पे हमने बात की है। मैं फिर आपको कभी इन्वाइट करूँगा और आप फिर से समय निकाल कर आइएगा। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।